हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप नोट्स परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि मेरे पास सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। बट वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बिकॉज एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, उसको यूट्यूब पे अपलोड करना होता है, और वो वीडियोस आपके तक काफ़ी देर में पहुंचती है, क्योंकि चीज़ें शेड्यूल्ड होती हैं, चैप्टर्स शेड्यूल्ड होते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय हो तो आप ये नोट्स ईजिली परचेस कर सकते हो, और ये नोट्स इतने ईजी लैंग्वेज में है, अगर आप इसको खुद से भी पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको ईजिली पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको नोट्स परचेस करने हो ताकि आपको अपने गुड मार्क्स स्कोर करने हो तो आप मेरा नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, जैसे इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कि जो कि इंटरनेशनली क्या क्या हमारे पास फाइनेंस के सोर्स हैं। हमने डोमेस्टिकली देख लिया है क्या क्या होते हैं, अब हम इंटरनेशनली देखेंगे कि इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे पास क्या क्या होते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। Prior 1991, Indian companies were not allowed to raise finance from abroad और फ्रॉम कंपनीज द सोर्स ऑफ फाइनेंस वर रिस्ट्रिक्टेड विद इन इंडिया। ठीक है, 1991 से पहले क्या था, हमारी जो इंडियन कंपनीज थी उनको ये अलाउड नहीं था कि आप क्या करो, आप अब्रॉड की जो कंपनियां हैं या आप अब्रॉड से कोई भी फाइनेंस क्या कर सको, ले सको। ठीक है, हमारी कंपनियों को 1991 से पहले ये परमिशन नहीं थी। हमारा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस था वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड था, कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर से ही आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ कर सकते हो, बट विद इन इंडिया आप आउटसाइड ऑफ इंडिया या अब्रॉड से क्या कर सकते हो, अपने फाइनेंस को रेज नहीं कर सकते हो। बिकॉज यू ऑल नो 1991 के बाद क्या आया था, हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आया था, उसके बाद हमें क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की छूट मिली थी। ठीक है, तो उसके पहले ये सब नहीं था, हमारी कंपनियां क्या करती थी, अब्रॉड से कोई भी फाइनेंस नहीं ले सकती थी। आफ्टर द न्यू पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, द डोर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स वर ओपन टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। ठीक है, लेकिन जब नई पॉलिसी आई लिबरलाइजेशन के बाद, तो उसके बाद जो फॉरेन कंपनियां या फॉरेन इन्वेस्टर्स के डोर हमारे यहाँ ओपन कर दिए गए कि अब क्या कर सकती हैं, फॉरेन कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, या हम फॉरेन कंपनीज में जाके उनको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर, अपने जो भी कैपिटल है उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। After 1991, the Indian companies can tap international source of finance for both debt and equity। ठीक है, 1991 के बाद क्या हुआ, जो इंडियन कंपनीज थी वो इंटरनेशनली अब सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करती थी, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करती थी, दोनों तरीके से, डेप्ट के तरीके से भी और हमारा इक्विटी के तरीके से भी। डेप्ट आपने पढ़ा था ना, डिबेंचर्स, ये सब, तो दोनों तरीके से हम क्या करने लगे, फाइनेंस को रेस करने लगे 1991 के बाद। द मेन सिक्योरिटीज यूज्ड बाय इंडियन कंपनीज टू टैप इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस आर गिवन बिलो। और जो मेन सिक्योरिटीज़ थी इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की, जो कि इंडियन कंपनीज जिसमें इन्वेस्ट करने लगी या जिससे वो फंड रेस करने लगी, वो क्या थे, वो हमारा 3 था। लोन्स फॉर कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स, एंड थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ये 3 चीज़ था जिससे हमारा इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का, ये 3 मेन ऐसी सिक्योरिटीज़ थी जिसमें इंडियन कंपनीज क्या करने लगी, इन्वेस्ट करने लगी, और ये उनके सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक हिस्सा बना। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये तीनों क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स आर वेरी पॉपुलर एंड कॉमन सोर्स ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंस फॉर कंपनीज। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था, कमर्शियल बैंक्स क्या थे, उस टाइम बहुत पॉपुलर थे और इनको कॉमन सोर्स माना जाता था। अगर किसी को भी मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म
मेनली ये मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए बहुत कॉमन थे। अगर किसी को भी मीडियम टर्म फाइनेंस लेना होता था तो वो कमर्शियल बैंक के पास ही जाते थे, क्योंकि वो काफ़ी फेमस थे मीडियम टर्म फाइनेंस में। मीडियम टर्म लोन्स कैन बी रेज्ड बाय कंपनीज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। ठीक है, मीडियम टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म लोन्स क्या करती थी, कंपनीज लेती थी, बट क्या करती थी, एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़, वो अपनी कुछ एसेट्स देती थी एज अ सिक्योरिटी, देन वो क्या करती थी, उसको उनको मीडियम टर्म लोन मिलता था। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन इज जनरली फिक्स्ड बाय आरबीआई। और उस टाइम जो क्या होता था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था लोन का, कि आपने लोन लिया है तो आप कितना % का इंटरेस्ट दोगे उस लोन पे, वो कौन फिक्स करता था, वो हमारी आरबीआई फिक्स करती थी। नाउ अ डेज विद द एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स टेकिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक हैज़ बिकम वेरी सिंपल टास्क। ठीक है, लेकिन आज क्या हो गया है, कोई भी फॉरेन बैंक या प्राइवेट बैंक अगर कमर्शियल बैंक से लोन लेती है तो वो काफ़ी इजी प्रोसेस हो गया, और काफ़ी ईजिली वो लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। Banks do not interfere in the management of company and such loans can be repaid in parts and interest can be saved to that extent। ठीक है, अब क्या होती है, बैंक कुछ भी उनके मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करती है, और वो लोग क्या करते हैं, उस लोन को रीपे कर सकते हैं, पार्ट्स में भी रीपे कर सकते हैं, और उनके इंटरेस्ट को उन्होंने जितना लोन लिया है उतने पे वो उस एक्सटेंट तक का इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, A number of international agencies and development banks has emerged over the year to finance international trade। ठीक है, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज और डेवलपमेंट बैंक्स क्या हो गए, इतने सालों में आ गए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर सके, फाइनेंस कर सके। These bodies provide long term and medium term loans to promote the development of economically backward areas in the world। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक्चुअली में ये जो बॉडीज़ होती थी, डेवलपमेंट बैंक जो होते थे, इनका काम क्या होता था, ये लॉन्ग टर्म लोन्स लोगों को प्रोवाइड करते थे, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ होते हैं या जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं उनको इकोनॉमिकली क्या करने के लिए, डेवलप्ड बनाने के लिए। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको क्या करते थे, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते थे, और या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते थे, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो इकोनॉमिकली क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। These bodies are set up by the government of developed countries। और इन बॉडीज़ को सेट कौन करता था, मतलब इन बैंक्स को कौन सेटल, मतलब कौन बनाता था, तो इन बैंक को सेट कौन करता था, इन बैंक को जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के गवर्नमेंट होती थी वो करती थी। ठीक है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड में आपको मुझे ये नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बॉडीज़ होती थी, गवर्नमेंट होती थी, वो एक्चुअली इन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एग्जिम बैंक्स, आशियान डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं। तो इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स आप लोगों को समझ में आया। अब थर्ड पार्ट है हमारा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ये सबसे मेन पार्ट है, इन तीनों का सबसे, कमर्शियल और इंटरनेशनल फाइनेंस हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ये क्या है, हमारा मेन पार्ट है इस टॉपिक का, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का। तो आइए इसको देखते हैं। मॉडर्न बिग एंड मल्टी national organization get themselves listed in the foreign stock exchange and commercial financial instruments used for these purpose are। जो बहुत बड़ी या जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने आप को किस में लिस्ट करते हैं, वो अपने आप को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं, या जो भी कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें लिस्ट करते हैं। और क्यों लिस्ट करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, तो उनका पर्पस 3 होता है, GDR, ADR एंड FCBs। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड FCBs क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, ये 3 चीज़ों में वो
इन 3 चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को GDR, ADR और FCBs को भी हम क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे, ताकि ये पूरा टॉपिक हमारा क्या हो सके, कवर हो सके और हमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि ADR, GDR, FCBs जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस पूरा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आइए अब हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो GDR हमारा क्या होता है, GDR रिसिप्ट्स आर इशूड अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, अगर आप ग्लोबल मार्केट में अगर आप इक्विटी इशू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, आपको GDR मिलेगा। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, दीज आर इनडायरेक्ट इशू इक्विटी ऑफरिंग। ये डायरेक्टली नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली इक्विटी ही आप मार्केट में क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। ठीक है, इक्विटी शेयर्स ही आप, लेकिन आप उसको ग्लोबल मार्केट में कर रहे हो, इसलिए आपको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट उसके अगेंस्ट में मिलता है। द इक्विटी शेयर्स इशूड अगेंस्ट GDR आर हेल्प बाय एन इंटरनेशनल बैंक्स कॉल्ड डिपॉजिटरी। ठीक है, आप जब भी इक्विटी शेयर्स इशू करते हो GDR के अगेंस्ट, ठीक है, आप GDR के बदले आप अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो उसको हेल्प कौन करता है, उसको इंटरनेशनल बैंक होती है वो हेल्प करती है एज अ डिपॉजिटरी। ठीक है, जिसको आप डिपॉजिटरी भी बोल सकते हो। कंपनीज इशू डिविडेंड नोटिस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, कंपनी उसमें डिविडेंड्स, उसके नोटिसेस, रिपोर्ट्स हर कुछ क्या करती है, उसके साथ ही इशू करती है। रिगार्डिंग दीज शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। ठीक है, द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दीज शेयर्स इन डॉलर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस शेयर्स के बदले आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स तो होता है, हम लोग ने जैसा देखा था इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, इसमें आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के थ्रू, वो क्या होता है, डॉलर्स में होता है। ठीक है, वो रुपये में नहीं होता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए हम लोग इसको डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। The global depository receipts were introduced by the Citibank in the year of 1990। ठीक है, और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इसको सिटी बैंक 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसी डॉलर को एक्सचेंज करने का काम किसका होता है, हमारे इंटरनेशनल बैंक का होता है। ठीक है, हमने ऊपर जो देखा था इंटरनेशनल बैंक इसको हेल्प करती है, तो यही हेल्प करती है। ठीक है, जिसको डिपॉजिटरी बोलते हैं कि वो अगर डॉलर ले रही है तो उसके बदले दूसरी करेंसी वो आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको GDR में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। एज ए इक्विटी शेयर जैसा ही होता है, अगर आप इसको ग्लोबल मार्केट में इशू कर रहे हो तो आपको इसके बदले क्या होता है, GDR इशू किया जाता है। ये डॉलर्स में होता है, इसलिए इसको डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। इसके अगेंस्ट आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है, बस यही है, इसको सिटी बैंक ने 99 में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है हमारा ADR। अब ADR क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने देखा था। ADR हमारा क्या होता है, एन ADR इज जस्ट लाइक अ GDR except that it can be issued to a citizen of USA only and it can be listed in the US stock exchange। ठीक है, ADR एज यूजुअल GDR की तरह ही होता है। ठीक है, अगर आप ग्लोबल मार्केट में इक्विटी आप इशू कर रहे हो तो उसको GDR बोलते थे, तो इसी तरह ADR भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ USA के सिटीजन्स को ही मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ लिस्ट होता है, ये US स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। ठीक है, और जो भी कंपनी शेयर को इशू करती है उनको मैनेज कौन करता है, उनको इंटरनेशनल बैंक मैनेज करता है, जिसको हम लोग डिपॉजिटरी बोलते हैं, जैसा कि हमने GDR में भी देखा था। विच रिसीव्स डिविडेंड
नोटिस एंड रिपोर्ट, जो कि डिविडेंड नोटिसेस एंड रिपोर्ट्स को क्या करती है, रिसीव करती है। ADR आर सब्जेक्ट टू मच स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दैन GDR। ADR में बस ये बोला जाता है कि इसके जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो इसके डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो भी आप एक शेयर्स परचेज करने के लिए आप इसको इशू करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है GDR के कंपैरिजन में। बिकॉज रेगुलेशन ऑफ US स्टॉक एक्सचेंज आर वेरी स्ट्रिक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो कि US स्टॉक एक्सचेंज का जो भी रेगुलेशंस होते हैं, मैनेज करने का तरीका होता है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए इसके डिस्क्लोजर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। एनुअल लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन ADR आर मच हायर देन GDR, ठीक है। और जो एक साल का लीगल खर्चा आता है, उसके अकाउंट को मैनेज करने का कॉस्ट आता है, वो काफ़ी ज़्यादा आता है ADR का, लेकिन GDR का इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो GDR के कंपैरिजन में ADR क्या होता है, स्ट्रिक्ट भी होता है, रिजिड भी होता है और कॉस्टली भी होता है। मेंटेनिंग कॉस्ट इसका काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आई होप आपको ADR भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा FCBS। FCBS क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हमारा क्या होता है, These are the foreign currency bonds which can converted into equity shares on expiry of fixed period of time, ठीक है। ये ऐसे फॉरेन करेंसी बॉन्ड होते हैं जो कि एक फिक्स पीरियड के बाद, अगर उसका एक जो फिक्स पीरियड उसमें लिखा होता है, उस फिक्स पीरियड के कंप्लीट होने के बाद ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये इक्विटी शेयर्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। द होल्डर्स ऑफ FCB have the option to either convert the FCB in equity share at a predetermined price और एट द एक्सचेंज रेट एट दैट टाइम, ठीक है। जो होल्डर्स होते हैं FCB के, उनके पास ये ऑप्शन होता है, या तो वो अपने FCB को जब वो इक्विटी शेयर में चेंज होगा उसकी प्राइस अभी डिसाइड कर ले, या तो वो उस टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं जिस टाइम वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको अभी चूज़ करना है अपने शेयर्स के प्राइस, तो आप अभी चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज जब वो चेंज होगा तब भी आप अपने इक्विटी शेयर्स के प्राइस चूज़ कर सकते हैं। FCB get rate of interest and these are traded by listing in foreign stock exchange, ठीक है। इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो उसको मिलता है FCB का, और इसको आप ट्रेड तभी कर सकते हो जब ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा तभी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस एक वीडियो में आपको बता दूँ सब कुछ। मैंने इसमें आपको ADR, GDR, FCB, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होता है, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, उसके अंदर जो 3 पार्ट आते हैं हमारे ADR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और FCBR फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक टाइम के बाद चेंज होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।